Good evening, friends. Namaskar. Myself, Kishore Gaikwad, and I'm very happy to be here. First of all, I'm very happy to been invited by Indira Gandhi National Manav Sangrahalaya. Its authorities, especially those who all people are involved in the organization of this lecture series, which you call as a museum popular lecture. And today I'm going to speak about Corona 19, and with reference, especially reference to the constitutional rights and our fundamental duties, जो हमारे संविधानिक अधिकार हैं और जो इस तरह की महामारी की अवस्था में किस तरह के हमें जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निभाने हैं उस बारे में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं हमारा रोजमर्रा का जीवन बहुत बड़े पैमाने पे बाधित हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे उसमें फर्क आया है और या आज तक के अगर हमने आंकड़े देखें तो 33 लाख से ज़्यादा लोग इस महामारी से बाधित हैं। उसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और हम we have been looking forward to have a permanent solution continuously for this problem. At this juncture, uh, there are a number of things we come across that we'll have to revive and check ourselves. हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद जो संविधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य के बारे में हमें बताया गया, उस तरफ से जब 1947 में हमने जो सफर शुरू किया, हम किस मकाम पे पहुंचे हैं और संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में इस महामारी के पूरी परिस्थिति अनुरूप हमें क्या-क्या करना पड़ रहा है, क्या-क्या देखना पड़ रहा है और इस अवस्था का, इस परिस्थिति का किस तरह से हम विश्लेषण कर सकते हैं, उस बारे में मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। वैसे भारत की आबादी देखा जाए तो द होल पॉपुलेशन इज डाइवर्स, बहुत सारी जाति, धर्म और बहुत सारी स्थानिक प्रथाओं में और अलग-अलग तरह की समाज, संस्कृति, संस्थाओं में जड़ा हुआ ये पूरा भारत देश है। कोरोना के तरफ से या फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कोरोना सिचुएशन अगर हमने सोचा तो भारत में बहुत ऐसे तबके हैं, बहुत ऐसे नगर हैं, सिटीज़ हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत बड़े पैमाने पे है। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व का 1/3 हिस्सा जो पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या ये झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, स्लम्स में रहती है, उसमें 1/3 हिस्सा स्लम ड्वेलर्स ये भारत में रहते हैं। अगर दो एग्जाम्पल दिए जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर हमने अगर बम्बई के धारावी का एग्जाम्पल लिया तो 2,77,000 से ज़्यादा एक स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। वही हमने अगर हैदराबाद का एग्जाम्पल लिया, जो रसूलपुरा का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है, तो एक स्क्वायर किलोमीटर में जितनी डेंसिटी है वो डेंसिटी है रसूलपुरा में 1,25,000 से ज़्यादा लोग ये एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखा जाए तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, लेकिन मुझे फिजिकल डिस्टेंसिंग ये शब्द ज़्यादा समीप लगता है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है तो वो हम कैसे पालें और किस तरह से हमारा कर्तव्यों का ये निवान करें, इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर हमने सबसे शुरू में
देखा देखा जाए कि किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमारा संविधान हमें बताता है। तो ये इसका जो जिक्र आता है तो वो संविधान के अनुच्छेद 51 में जो ए नाम का जो हिस्सा है, 51-A इन आर शेड्यूल 51, उसमें हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ज्ञान मिलता है। क्या वैसे जब से महामारी शुरू हुई उसी समय बम्बई के हाई कोर्ट के एक पीठ ने उसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया था, और उस स्टेटमेंट के जरिए हमें फिर से ये बताया गया कि इस महामारी के दौरान किस तरह के हमने व्यक्तित्व यानी हमारे बीच में एक तरह के मौलिक कर्तव्यों का पालन किस किस तरह से करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मौलिक कर्तव्यों में कि भारत की अखंडता और एकता ये निभानी है। किसी भी तरह का इस तरह का अगर कोई संकट आता है तो उस संकट में एक चीज बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और हम पूरे विश्व में अलग अलग देशों में ये चीज देख सकते हैं कि इस तरह की महामारी की परिस्थिति में उस उस समाज की विषमताएं ये बहुत बड़े पैमाने पे सामने उभर कर आती है। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उस माहौल में हमने किस तरह से हमारे मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो उसमें कहा गया है सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कर्तव्य में मुझे लगती है कि भारत के अलग अलग जाति धर्म के लोगों में एक भ्रातृत्व का भाव जिंदा रहे। अगर धर्म, भाषा, जातियां, प्रदेश, भौगोलिक अवस्थाएं ये अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमें भारत की एकता और अखंडता कायम रखनी है तो हमने उस पे बहुत बहुत प्रयत्न पूर्वक ध्यान देना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें बताई भी गई हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी समय में बहुत सारे अंधविश्वासों से भरी हुई जो प्रथाएं होती हैं, जो कल्पनाएं होती है, वो भी उभर कर सामने आ जाती है। जब किसी का जोर नहीं चलता, किसी भी सॉल्यूशन, उपाय अगर मिलते नहीं हैं, तो जो लोग होते हैं बहुत सारे कम शिक्षित जो लोग होते हैं वो ये बहुत स्वाभाविक है कि वो अंधश्रद्धा या किसी बाबा के तरफ जाने का सोचते हैं। तो हमारे कर्तव्य में ये भी बात कही गई है कि एक सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसमें अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहिए, बल्कि मानवतावाद और ज्ञानार्जन ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना बहुत जरूरी है। इसमें एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे संविधान का 7 अनुच्छेद है उसमें भी विशेषतः हमारे स्वास्थ्य के बारे में बात रखी गई है। संविधान में कहा गया है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य है, चिकित्सालय हैं, आदि सार्वजनिक जगहें हैं, उसका उस जगहों का स्वच्छताएं और साफ सफाई ये सब रखना जरूरी है, और ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। देखिए ये सब मैं चीजें आपको शुरू में बता रहा हूं कि संविधान में आइडियली एक आदर्शतः क्या हमें दिया है और क्या बनाने की कोशिश की है। ये सब आदर्श ये हमें बताया गया है। उसमें राज्य संस्था का बहुत बड़ा रोल है। उसमें हमें अभी जैसे ही ये कोरोना महामारी फैलती गई, वैसे हमें बहुत सारे हमारे ही समाज में से हीरो मिलते गए, जो हीरो पीपीई के पर्सनल प्रोटेक्शन के किट के साथ काम कर रहे थे। बहुत बार उस बिना
काम कर रहे थे। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स है, जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी है, ये सब हीरो बन के हमारे सामने उभर कर आए हुए दिखते हैं। अभी तक जो मैंने कहा वो सब संविधान में हमें क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इस बारे में दिया हुआ है। लेकिन हमने अगर देखा कि एक्चुअली क्या हुआ है, तो बहुत अलग-अलग दुखमय और जिसको निराशावादी कहते हैं, ऐसी हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी। 13 से 14 करोड़ डिस्ट्रेस्ड वर्कर्स, जो उनको एक शाम को पता चला कि कल से पूरा भारत बंद है, आपका काम बंद है, तो वो पैदल चल चल पड़े अपने घर को जाने के लिए। रेलवेज बंद थी, कुछ भी माध्यम नहीं था ये सफर करने का। बहुत लोगों की मौतें हुई उसमें। जब रेलवेज शुरू हुई, रेलवेज में 200 200 के आसपास मौतें हुई, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं। ये सब चीजें जब हो रही थी, डेंसिटी पॉपुलेशन की एक जगह पे बहुत सारी थी, ऐसे माहौल में हमने किस किस तरह से हमारे मौलिक अधिकार ये बरकरार रखें, ये एक चुनौती भरा एक स्टडी हो सकता है, एक दृष्टिकोण हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें इस सिचुएशन में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत निराशावादी पेसिमिस्टिक सिचुएशन है, उसमें जैसे मैंने शुरू में कहा कि सब तरह की विषमताएं ऊपर उभर कर आती हैं। जैसे बहुत सालों के बाद हमें जातीय आधार पर अत्याचारों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। स्त्रियों पे होने वाले अत्याचारों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। ये आंकड़े जो मैं समझ रहा हूँ, वो जिसका कंप्लेंट दर्ज है। वैसे जिसके कंप्लेंट दर्ज नहीं है, उनकी संख्या भी इसमें बहुत बड़े पैमाने पे मिल सकती है। इस पार्श्वभूमि में अगर हमने हमारे संविधान का मूल विचार, जो हमारे संविधान के रचिताओं ने हमारे सामने रखा है कि किस तरह का भारत हमें बनाना है, किस तरह का हमें ये बहुविध संस्कृतियों में जो प्लुरलिज्म है, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टी सोशल ऐसा हमारा देश है। ये बहुल ऐसे सांस्कृतिक और समाज घटकों से बना हुआ, ये विविधताओं में एकता हम जैसे बोलते हैं, ऐसा बना हुआ अपना हमारा देश है। तो इस महामारी के दरमियान इसकी क्या अवस्था है और क्या कमी है, इसका भी एक चिकित्सा होना बहुत जरूरी है। जैसे संविधान रचिताओं ने हमारे सामने रखा कि जैसे आप जानते हैं कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, जो हम स्वतंत्रता, भाईचारा और समता, इस बारे में हम बात करते हैं। संविधान जब 1950 से जारी हुआ, तब से बात करते हैं। तो भारत के हर एक समाज का, हर एक तबके का, हर एक आदमी जब इस तरह की भावना को समझेगा कि मुझको हाँ, समता के आधार पर मुझको न्याय मिल रहा है, तभी हम एक सच्ची तरीके से ये संविधान के रचनाकारों का सपना साकार कर सकेंगे। संविधान में हमें करुणा और मैत्री का भी संदेश दिया है कि जैसे मैंने कहा कि पूरा समाज ये अलग-अलग वर्गों में, अलग-अलग जातियों में, लिंग भावों में, प्रदेशों में, भाषाओं में, अलग-अलग व्यवसायों में, ऐसा बहुत सारे स्तरों पे बटा हुआ है। और हर एक समाज के तबके का एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है।
लेकिन उसके बावजूद अगर हमने मैत्री की श्रद्धा नहीं रखी, मैत्री ये शब्द ये बुद्ध के दर्शन में आता है। मैत्री ये शब्द मैं अत्ता से बनता है कि मैं तो आपके जैसा ही हूँ, आपका दुख मैं समझता हूँ, आपको जो कठिनाएं कठिनाइयाँ हो रही हैं, जो जिस तरह के आप पे गुजर रही हैं, वो सब दुख दर्द मैं समझता हूँ। ये कहने के लिए हम मैत्री ये शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भाईचारा होना और उसके बहुत सारे उदाहरण हमें बहुत सारे जगहों पे मिले हैं। अ, कि ना बहुत सारे जगहों पे हिंदुओं ने मुस्लिमों का, मुस्लिमों ने हिंदुओं का, किसी जाति ने किसी जातियों का, किसी व्यवसाय में रहने वाले लोगों का, किसी अलग व्यवसाय के लोगों ने घर से बाहर निकलकर सहायता की है। और यही हमारा भाईचारा है, जो हमारा संविधान ये समझता है और उसका सपना देखता है। कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें सीख देती हैं, जो उदाहरण जो जिस तरह की बहुत सारी बातें या कहानियाँ हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है या किसी न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलती है, किसी पड़ोसी या किसी गाँव में रहने वाले या शहर में रहने वाले किसी हमारे ही परिवार के किसी हिस्से के किसी हिस्से से हमें पता चलती है। तो बहुत सारे आह्वान जो बहुत सारी चुनौतियाँ भी हमारे सामने आई हैं। जैसे कि मैंने कहा कि संविधान रचिताओं ने हमें कर्तव्य दिए हैं, नैतिकता से हमें हमारा आचरण सँभालने के लिए हमें संज्ञान में पूरा ये दिया है कि किस तरह से हम स्वतंत्र भारत में ये बिहेव कर सकते हैं, हमारा आचरण रख सकते हैं। ये सब एकता और नैतिकता और कर्तव्य ये सब आइडियल है। लेकिन जब हम रियल सिचुएशन देखते हैं, तो कुछ तरह की बातें मैं अभी थोड़ा-सा वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बहुत सारे आप जैसे और मेरे जैसे अपर मिडिल क्लास और अपर अपर क्लास जिनका बैंक बैलेंस है, उनको एक छुट्टियों जैसा महसूस हो रहा है। बहुत सारे रेसिपीज़ जो होटल में हमें ऑर्डर करके जो चीज़ें मिलती है, वो हम हमारे घर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा समय गुज़र रहा है। लेकिन हम भूल रहे हैं कि जो ऐसा बहुत बड़ा तबका है, ये जो सब 13-14 करोड़ लोग हज़ारों किलोमीटर चले, वो सब तबका ये रोज़ कमाने वाला तबका था। यानी दिन में जो आप जितना कमाओगे, उसके बाद ही शाम को आपका चूल्हा जलेगा। उनकी सबकी नौकरियाँ, ये सब का काम ये चला गया है। आपको एक बात बता दूं कि इस महामारी में कोरोना से ज़्यादा भूख से, कैंसर से और टीबी से मौतें हुई हैं, एक्सीडेंट से मौतें हुई हैं। इनका आंकड़ा ये सब मिला के आंकड़ा हम अग, अगर हम जुटा पाएं या एट्रोसिटी से मौतें हुई हैं, स्त्रियों पे, दलितों पे जितनी एट्रोसिटी बढ़ी है, उससे उसका आंकड़ा हम इकट्ठा करें, एक्सीडेंट्स का आंकड़ा इकट्ठा करें, हमारे जो भाई हजारों किलोमीटर चल रहे थे, उनका रास्ते पे बहुत बार मौतें हुई, उनका आंकड़ा इकट्ठा करें, तो वो भी कम नहीं है, भयावह उसका भी हमें प्रमाण मिलता है। हम थोड़ा-सा दूसरे स्तर पे भी आ जाएँ कि जो महिलाएँ चल रही थी, जो महिलाएँ जो हमारी छोटी-छोटी बालिकाएँ स्कूल में जा नहीं पा रही हैं, वहाँ स्कूल में उनको खाना मिलता था। किसी को ब बहुत सारे लड़कियों को ये ब सैनिटरी नैपकिन्स मिलते थे, उनका क्या हुआ?
जो हजारों किलोमीटर चल रहे थे, जो महिलाएं चल रही थी, उन उनके पर्सनल हाइजीन और उनके बहुत सारे महिलाओं को पीरियड्स आए हो गए, उन्होंने कैसे उस चुनौती का सामना किया होगा। तो ऐसे बार छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जो हमें हमारा मौलिक अधिकार से वंचित किया है, ये दिखाता है। हम मौलिक कर्तव्य के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य तभी हम जुटा पाएंगे, तभी हम दिखा पाएंगे, जब हर एक इंसान को इस देश में एक नागरिक के तौर पे, सिटीजन, डेमोक्रेटिक सिटीजन, एक लोकतंत्र का नागरिक के तौर पे सब सुविधाएं उपलब्ध होगी, सब चीजें मिलेगी, एक सम्मान पूर्वक मिलेगी, ऐसे भूख मरी नहीं होगी, तभी हम कर्तव्यों का भी पालन कर सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि अभी कितने बहुत सारे साल हो गए, 70 से ज्यादा साल हो गए हैं हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद, तो भी हमने ये दो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, उसमें हमें हमने कुछ काम नहीं किया है, ज्यादा काम नहीं हुआ है। बहुत सारे हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक चिकित्सालय हैं, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि बच्चों की ऑक्सीजन के बिना मर गए हैं, या किसी को आइन वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिली। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। किसी ने बिल भरने के लिए कॉट नहीं मिला, या किसी की मौत हो गई, वो ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस नहीं आई, या किसी को एट 11th आवर मिलना चाहिए था एम्बुलेंस, तो मिल नहीं पाई एम्बुलेंस, रास्ते पे मौत हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस महामारी के दरमियान हुई है। बहुत सारी घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारी घटनाओं का रिकॉर्ड है। अगर हमने स्वास्थ्य पे पिछले 70 साल से ध्यान दिया होता, एक राज्य संस्था का कर्तव्य है, एट द सेम टाइम एक नागरिक के तौर पे हम सब समाज समुदायों का भी कर्तव्य है कि ऐसा कुछ कोपिंग मैकेनिज्म बनाएं, ताकि इस तरह का कुछ संकट आए तो हमारे इलाके में हम कुछ व्यवस्था कर सकें, कुछ उसका कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल सके। हम अगर देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे जो आप में हमारे जैसे नौकरी करने वाले, यानी जिनको मंथली पेमेंट मिलता है, तो मंथली पेमेंट मिलने वालों का भी बड़े पैमाने पे नौकरियां छुटी हैं। उसका आंकड़ा बहुत अलग अलग बताते हैं। तो उस बारे में भी इस तरह का है ना, जो जिसने पीएचडी किया है, या जिसने बहुत बड़ा एजुकेशन लिया है, वो भी अभी खेतों पे, दूसरे के खेतों पे काम करने के लिए तैयार है। तो इस तरह का जो है ना, जिस तरह की ट्रेनिंग है, जिस तरह का कौशल्य है, उसमें काम नहीं मिलना, सम्मान पूर्वक उसमें आपके पात्रता के हिसाब से काम नहीं मिलना, और पेट भरने के लिए कौन सा भी काम उसने चुनना, ये भी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। इसमें एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल बात भी उभर कर ऊपर आई है। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम इस नए आर्थिक धोरण में, ग्लोबलाइजेशन जिसके हम कहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कि हम संवेदनहीनता या एक इनसेंसिटिव बन रहे हैं। हम रोज किसी न किसी अत्याचारों की, किसी न किसी खून की, या महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की बहुत सारी बातें रोज सुनते हैं, रोज उसके बारे में हम
हमें जानकारी मिलती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। या तो हम चैनल बदल देते हैं या तो हम वो सोशल मीडिया बंद कर देते हैं। तो इसमें एक नए तरह की गुलामी उभर कर उभर आई, और वो बहुत शर्मिंदगी है स्वतंत्र भारत के सामने, जिसने इतनी अच्छी और इतनी सर्वसमावेशक, जिसको कहते हैं, वो संविधान हमें दिया है। उसमें ये इस नए तरह का स्लेवरी, दास्यत्व, गुलामी उभर कर आ रही। तो गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी हम उसे ही कहते हैं कि जिसको एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का अधिकार न मिले, जिसको नागरिकता का अधिकार न मिले, जिसको खुद की सुरक्षा करने का अधिकार न मिले, जिसको अपने खुद का, अपने परिवार की सुरक्षा का अभाव हो, जो स्वतंत्रता से अपने खुद के गांव में घूम न सके, उसको हम गुलामी कहते हैं। और इसको भी गुलामी कहते हैं कि आत्मसम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी बिताने का, जिंदगी आगे ले जाने का अधिकार जिसके पास न हो, जिसने वो अधिकार खो दिया हो। और इस महामारी के दरमियान बहुत लोगों ने ये अधिकार खो दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उस बारे में भी अभी राज्य सरकार जो करे वो करे, लेकिन हम जैसे बहुत सारे समाज समुदायों ने इकट्ठा होके ये इस तरह से भाईचारा, जो एक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, और उसका एक हिस्सा ये भी है कि भारत का, हमारे इलाके का, हमारे गांव का, हमारे शहर का कोई भी आदमी, कोई भी परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए अगर हम जुट पाए, इकट्ठा हैं, तो वो सही अर्थ से, मेरे लिए तो भी सही अर्थ से वो मौलिक कर्तव्य का पालन होगा, उसका आविष्कार होगा। इसमें जैसे कि मैंने ग्लोबलाइजेशन का जिक्र किया, उसमें बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी समय थोड़ा कम है। कि हमारे जो बहुत सारी आदतें पड़ी हैं कि एक तरह का लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हम जुटाने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे एक तरह की लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये आजमाते हैं, या वो उस तरह से रहते हैं। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों के, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्तों के परिवारों में एक बात उनके समझ में आ गई कि जिंदा रहने के लिए और आनंद से जिंदा रहने के लिए कितने चीजों की, कितने कम चीजों की जरूरत हमें होती। तो हमारी चीज जरूरतें कितनी है, इसका भी एक हिसाब इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं इसलिए रखता हूं कि मौलिक अधिकारों के बाद, इस कोरोना महामारी के समय के बाद भी ऐसा समय आने वाला है जब हमें राष्ट्र के निर्माण में सबने इकट्ठा होके आर्थिक उन्नति के बाद, हमारे सब भाईचारा से आर्थिक उस परिध में, द इकोनॉमिकल डोमेन में हमें बहुत सारा हमारा कंट्रीब्यूशन करना है, योगदान देना है। और उस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अ, कम से कम चीजों में अगर रहना आप सीख गए होगे, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि किसी ऑरेंज सिटी में बोलो, या किस समय के लिए, एक वीकेंड के लिए लॉकडाउन खुला जाता है, तो लोग भर भर के बाहर आ जाते हैं। जैसे कुछ फेस्टिवल होता है, कुछ रिलीजियस बोलो या कल्चरल कुछ चीजें होती है, तो लोग तुरंत भूल जाते हैं
कि हमें कोरोना के लिए मास्क पहनना है या हमें कुछ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। अपने मौलिक अधिकारों में ये इस तरह की समझ होना, इस तरह की समझ बढ़ाना भी बहुत बड़ी बात है। अगर राज्य सरकार हमें बताती है कि आपने घर में ही रहना है और आपने घर में रह के ही आपकी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा में ही दूसरों की भी सुरक्षा है, तो उसमें बहुत बड़ा अर्थ ये छुपा हुआ है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सब क्रिटिकल सिचुएशन में हम किस तरह से हमारे आपस में का प्यार और बंधुता, भाईचारा ये बरकरार रख सके। अ, वैसे बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि अ, जिस तरह से नए सत्ता संबंध उभर कर आ रहे हैं, जैसे समाज में या बड़े पैमाने पे किसी गांव में, किसी शहर में, तो कुछ जो बीती हुई बातें हैं, जो हमने एक अ, जो बातें रिडंडेंट हो गई थी, वो फिर से उभर कर ऊपर आई है। उस बारे में भी कॉन्शियसली सोचना बहुत बड़ी बात। अभी उसका कुछ उदाहरण देता हूं मैं कि जैसे ही ये रोज के काम करने वाले जो माइग्रेंट वर्कर्स, डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट लेबरर्स थे, वो गांव चले गए, तो गांव में फिर से जातीय व्यवस्था ये कुछ है ना अ, पूरे जोरों शोरों से उभर कर ऊपर आने का मौका देख रही है। बहुत सारे जगह पे वो ऊपर उभर कर आ भी गई। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे भविष्य के भारत के लिए होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये वर्ग, जाति और स्त्री दास्य ये बढ़ेगा, वही उस सब का परिणाम ये हमारे आर्थिक उन्नति पे होगा, हमारे उत्पादन पे होगा। क्योंकि इस सब तरह की दास्यता में, गुलामी में हर एक व्यक्ति के आचरण पे, एक्सप्रेशन पे, रोजमर्रा के वर्तन पे बहुत सारी बहुत सारा नियंत्रण आएगा, बहुत सारी मर्यादाएं पड़ेगी और उनका सीमांतीकरण हो जाएगा, मार्जिनलाइजेशन। वो अलग तरह का मार्जिनलाइज सोसाइटी हर एक गांव में, हर एक तबके में, हर एक गांव के हिस्सों में या शहर के हिस्सों में हमें तैयार होने मिले। इससे क्या होगा कि अमीर बहुत अमीर होते दिखाई दे रहा है और गरीब बहुत गरीब ये दिखाई दे रहा है। और जिसने समाज के बदल में सोशल चेंज इज शोल्डर्ड बाय द मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास लाइक यू एंड मी, हम ही अगर संवेदनहीनता और विचार स्तब्धता में, स्केप्टिसिज्म में हम अटक गए, तो फिर भारत फिर से उसी मध्ययुगीन मानसिकता में धकेला दिया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे मैं बहुत नेगेटिव नोट पे मेरा वक्तव्य खत्म कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमने हमारे जैसे मौलिक अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं, वैसे उसी जुझारू वृत्ति से हमने हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी लड़ना चाहिए। आखिर में मैं फिर से आभारी हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का। डायरेक्टर साहब हैं, बहुत वहाँ के हमारे कलीग्स हैं और इस विशेष व्याख्यान श्रृंखला के आयोजक हैं। उनका मैं आभारी हूँ। नमस्ते।